तो एक और फीचर जो थोड़ा सीरियस टाइप का है वो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। उस मामले में तुमने इंडस्ट्री को लीड किया है। ऐसे 1 साल और 3 महीने पहले लॉन्च किया गया था। तुम बता सकते हो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जोड़ने का आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? शुरू में तुमने एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम कैसे डेवलप किया था? इसके पीछे क्या सोच थी? तो 2013 में जब हम टेलीग्राम लॉन्च कर रहे थे, हमें प्राइवेसी के उस सीरियस इश्यू के बारे में पता था जिसे एडवर्ड स्नोडेन ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था। और हमने सोचा हाँ, हम इस प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं जो पहले से ही बहुत सिक्योर है, लेकिन हम ये भी पक्का करना चाहते थे कि हम भी यूज़र मैसेज को एक्सेस ना कर पाएँ। और हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि रूस में पैदा हुए कुछ मुट्ठी भर लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं थे। तो इसीलिए हमने टेलीग्राम को ओपन सोर्स बना दिया। मतलब हमारी सारी ऐप्स 2013 से गिटहब पे अवेलेबल रही हैं और फिर हमने अपनी सीक्रेट चैट्स में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऐड कर दी, जिसे व्हाट्सएप ने कुछ साल बाद कॉपी कर लिया। 1 साल 3 महीने बाद उन्होंने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी। मेरे ख़्याल से उन्होंने उसे 2016 में लॉन्च किया था, मतलब हमसे 3 साल बाद। और मुझे लगता है कि बाकी इंडस्ट्री को ये काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके थे। उस समय ये बहुत ही ज़रूरी था और साथ ही हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की कुछ लिमिटेशंस का एहसास भी हुआ। मतलब उस डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के अंदर तुम पर्सिस्टेंट चैट हिस्ट्रीज़ वाली बड़ी-बड़ी चैट कम्युनिटीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। तुम किसी बड़े चैनल या कई चैनल को सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे इनकमिंग मैसेज आने पर तुम्हें बॉट्स मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लोग कुछ शेयर किए गए डॉक्यूमेंट खो देते हैं, तो हमने बहुत सारे इश्यूज़ भी सॉल्व किए और बस इस तरह अंत में हमें ये हाइब्रिड एक्सपीरियंस मिला जिसमें यूज़र्स के यूज़ केस और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तुम एन्क्रिप्शन का अपना मनचाहा लेवल चुन सकते हो। तो यही वो वजह थी कि तुमने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को चुना था। तो जो ट्रेड ऑफ तुम यहाँ बता रहे हो, वो है उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक मैसेज को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। एक तरफ एक्सट्रीम प्राइवेसी और दूसरी तरफ यूजेबिलिटी, जैसे मल्टीपल डिवाइस पर सिंक करना या 2 लाख लोगों तक के बड़े ग्रुप्स बनाना। तो वो सारे फीचर्स, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स, उनके और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बीच एक बैलेंस बिठाना पड़ता है। तो जब यूजर्स सुपर सिक्योर होना चाहते हैं तब तुम्हारा झुकाव यूजर्स के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इनेबल करने की तरफ होता है। हाँ, और सीक्रेट चैट सिर्फ एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो इसका फीचर भी हैं और बग भी। एग्ज़ाम्पल के लिए तुम उनका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तुम वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं ये सब करने की ज़रूरत तुम्हें तब पड़े जब तुम काम करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना हो। तो फिर हम अच्छे से समझ गए कि यूज़र्स की एकदम अलग-अलग ज़रूरतें हैं और अगर तुम दोनों को एक ही तरह की चैट में कंबाइन करने की कोशिश करोगे, तो तुम काफ़ी यूटिलिटी खो बैठोगे। और पता है हम उन्हें बता रहे हैं हम कोई कोलैबोरेटिव टूल इस्तेमाल नहीं करते टीम वर्क के लिए। हमने टेलीग्राम का यूज़ किया था टेलीग्राम बनाने के लिए। तो जब हम बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स शेयर करने और काम करने के लिए सीक्रेट चैट्स में स्विच करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमें ये बात एकदम से महसूस हुई कि वो इसके लिए सही नहीं था। साथ ही अगर कोई यूज़र बहुत ज़्यादा पैरानॉइड फ़ील कर रहा हो, जैसे मैं नहीं चाहता कोई मेरी चैट का स्क्रीनशॉट ले या मेरा कोई डेटा लीक हो, मुझे टेलीग्राम पर भी भरोसा नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ कोड पर भरोसा है। सीक्रेट चैट्स बेस्ट ऑप्शन होती हैं। मेरे ख़्याल से आज के टाइम का वो कम्युनिकेशन का सबसे सिक्योर तरीका है। और हमें ये भी कहना चाहिए कि इसमें और भी कई पहलू हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो, जैसे टेलीग्राम ही वो इकलौती ऐप है
जिसमें एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ओपन सोर्स रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये वेरीफाई करने के लिए तुम्हें रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स चाहिए होते हैं कि ऐप जो क्लेम करती है वो करती भी है या नहीं। वो वेबसाइट पर दिए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डेटा एन्क्रिप्टेड भी है या नहीं। ये काम करने के लिए तुम्हें अपनी ऐप्स को ओपन सोर्स बनाना होता है ताकि कोई भी रिसर्चर उसे चेक कर सके। तो 2013 से ही टेलीग्राम ओपन सोर्स रहा है। व्हाट्सऐप जैसी ऐप्स कभी भी ओपन सोर्स नहीं रहीं, तो तुम यकीन से नहीं कह सकते कि वो क्या करते हैं और तुम्हारे मैसेज को वो एग्ज़ैक्टली कैसे एन्क्रिप्ट करते हैं। मगर यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, तुम जो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, क्या वो ऐप पूरी तरह से उसी सोर्स कोड से बनाया गया है, जिसे तुम गिटहब पर जाकर देख सकते हो और उस ऐप के वर्ज़न से जाकर के मैच कर सकते हो। और इसके लिए रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स चाहिए होते हैं। और हाँ, टेलीग्राम वो इकलौती पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है जो ऐसा करती है। एंड्रॉयड और iOS यूज़र्स दोनों के लिए। हम ये मेक श्योर करते हैं कि गिटहब पर मौजूद टेलीग्राम का सोर्स कोड और आपके फ़ोन में मौजूद उसका सोर्स कोड एकदम सेम हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ लोगों का भरोसा जीतने के लिए नहीं, बल्कि इसे साफ़ और ओपन रखने के लिए भी। जब मैं ये कहता हूँ कि टेलीग्राम की सीक्रेट चैट्स बातचीत का सबसे सिक्योर तरीका है, तो ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने इस क्लेम को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला कोई फैक्ट नहीं देखा। कम से कम जो भी जाने-माने पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स में तो नहीं, जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, iMessage, इनमें से किसी के भी iOS और एंड्रॉयड पर रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स नहीं हैं। उनमें से किसी के भी नहीं हैं, कम से कम उतनी मेहनत तो नहीं की, जितनी हमने ये मेक श्योर करने में की है कि जिन एल्गोरिदम्स का यूज़ करके हम डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं, वो कोई ऐसे एल्गोरिदम्स नहीं हैं जिन्हें हमें किसी एजेंसी ने एक हनी पॉट क्रिएट करने के लिए सौंपा है। कम से कम जितना मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता है, मुझे नहीं लगता कि वो उसी प्रोसेस से गुज़रे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि टेलीग्राम का सारा सॉफ्टवेयर स्टैक पूरी तरह से इंटरनली स्क्रैच से बनाया गया है। हम सिर्फ एन्क्रिप्शन की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सर्वर पर चलने वाली हर चीज़ की भी बात कर रहे हैं। तो सर्वर तैयार है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब इंटरनली बनाए गए हैं। ये एक तरीका है जिससे तुम पूरे स्टैक पर मैसेज हैंडल करते-करते अटैक सरफेस को रिड्यूस करते हो। हाँ, इससे ये कहीं ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि अगर स्नोडेन के रिलेशंस ने हमें कुछ सिखाया है, तो वो ये कि अक्सर ओपन सोर्स टूल्स, मॉड्यूल, लाइब्रेरीज़ जो हर कोई यूज़ करता है, उनमें कुछ फ्लॉज़ और सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं जिनसे कोई सॉफ्टवेयर काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है। देखा जाए तो चीज़ों को सबसे एफ़िशिएंट ढंग से करने का ये भी एक तरीका होता है। पर ये काम बेहद मुश्किल होता है। इस लेवल की बारीकी हासिल करने के लिए तुम्हारी टीम में वाक़ई में कमाल का टैलेंट चाहिए। उन्हें उस लो लेवल कोडिंग पे जाना आना चाहिए, ताकि स्क्रैच से डेटाबेस इंजन रिक्रिएट हो सकें, वेब सर्वर्स, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकएंड में यूज़ करके हम क्लाइंट ऐप्स के लिए एपीआई डेवलप करते हैं, उसे भी पूरी तरह से हमारी टीम ने ही बनाया है। तो मतलब ओपन सोर्स लाइब्रेरीज पर रिलायंस कम करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज ओपन सोर्स लाइब्रेरीज पर निर्भर करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उससे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। हम बैकएंड पर लिनक्स यूज़ करते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में फ़िलहाल इसे अवॉइड करने का कोई रास्ता तो नहीं है, पर हम बाकी ऐप्स से कहीं ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हैं।